पहला सवाल है बेटा कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कितनी न्यूनतम डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए गांव में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 चलाया जा रहा है। उसके तहत गांव में कनेक्टिविटी के लिए जो स्पीड होगी वो कितनी होगी ब्रॉडबैंड की। कह रहे हैं 10 MB/सेकेंड, 50 MB/सेकेंड, 100 MB/सेकेंड, 200 MB/सेकेंड। तो कितनी स्पीड की बात की जा रही है, कितनी स्पीड की बात की जा रही है भैया? तो वो है 100 MB/सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा भैया? 100 MB/सेकेंड। दो बातें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है वो। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी डाउनलोड कनेक्टिविटी की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड ये न्यूनतम है। और ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लेना। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत गांव में डाउनलोड की न्यूनतम स्पीड कितनी होगी? तो वो रखी जा रही है बेटा 100 MB/सेकेंड। 100 MB/सेकेंड। ये अच्छा सवाल बनेगा, पेपर में आने लायक है, बहुत अच्छा। अच्छा, ये मामला जो है वो दूर संचार मंत्रालय के अंतर्गत है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो कोई बताएगा इस समय भारत में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कौन है? केंद्रीय दूरसंचार मंत्री किसी को पता है? अच्छा सवाल। देखो, मिनिस्ट्री जरूर मालूम करती है एसएससी। तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री इस समय कौन है केंद्र सरकार में? तो उनका नाम है ज्योति आदित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दो बातें याद रखो। नेशनल या राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत गांव में कनेक्टिविटी के लिए जो न्यूनतम डाउनलोड स्पीड होगी वो कितनी रखी जाएगी? 100 MB/सेकेंड। और इस समय केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? केंद्रीय संचार मंत्री। ठीक है, चलो भाई, अगला सवाल कुछ इस तरह से देखिए। दूसरा कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको कहते हैं ISS। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन होंगे? कौन होंगे पहले भारतीय? शुभांशु शुक्ला, अभिनव अरोड़ा, रामास्वामी सुब्रमण्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए। देखो, एक चीज याद रखना, अगर मैं सवाल ऐसा पूछूं आपसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय,
तो पहले भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे बेटा, उनका नाम पता है क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। कमेंट करके बच्चे बताएं कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे। राकेश शर्मा जो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, वो अंतरिक्ष में कब गए थे, कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को नॉलेज इस चीज के बारे में। ठीक है, कितने बच्चों को नॉलेज है इन चीजों के बारे में। ठीक है, देखिए भैया, पूरे जनवरी के महीने की जो पीडीएफ है, पूरे जनवरी के महीने की जीके की जो पीडीएफ है, वो हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम सबको पता है, साईं आईएएस एकेडमी। ठीक है, वहां पे जो एप्लीकेशन है उस पर कोई चाहता है तो पूरे महीने, जनवरी के महीने की जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, जिस भाषा में, जिस तरीके से बताए गए हैं, सबके सब पीडीएफ में वो लिखे हुए हैं। अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता है तो वो वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन पर। एक दूसरा सवाल मैं पूछूंगा आपसे कुछ इस तरह से भैया। देखिए, एक दूसरा सवाल यह है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में एज ए टूरिस्ट के रूप में गए थे। उनका नाम गोपीचंद थोटाकुरा। गोपी चंद थोटाकुरा ये पिछले साल गए थे, यूपीपीसीएस में भी सवाल आया था ये गोपीचंद थोटाकुरा का। अब जो सवाल ये है कि देखो, ये तो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, और ये थे अंतरिक्ष में जाने वाले जो पर्यटक थे। और सवाल ये है, अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो तीनों सवाल अलग अलग हैं, नहीं है? तीनों सवाल अलग अलग हैं। इस सवाल में क्या देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले, आईएसएस भी कह सकते हैं, जाने वाले, इसको हम ये भी कह सकते हैं आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस पर जाने वाले प्रथम भारतीय, ये अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। इनका नाम है बेटा शुभांशु शुक्ला। कौन है ये? शुभांशु शुक्ला। जो यूपी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा गौर से देखें, वो यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। ये जरूर सवाल बन सकता है यूपी के एग्जामों में कि शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं वो किस जिले के हैं? तो रहने वाले कहां के हैं? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ के रहने वाले हैं वो। ठीक है, जिस मिशन के तहत वो जा रहे हैं, जिस मिशन के तहत जा रहे हैं, उस मिशन का नाम, एक प्राइवेट मिशन है, उसका नाम है एक्सियोम मिशन 4। एक्सियोम मिशन 4, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है AX4 के तहत जा रहे हैं। जिस रॉकेट से वो जा रहे हैं उसका नाम है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 रॉकेट का नाम है, जिस रॉकेट से वो
अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे, स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो 3 सवाल बन गए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा, और कमेंट करके आपको यह बताना है कि वो किस सन में गए थे। दूसरा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक जो बने थे गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं, 2024 में गए थे वो। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम है शुभांशु शुक्ला, लखनऊ के रहने वाले हैं वो। ठीक है, जिस मिशन के तहत जा रहे हैं उसका नाम है एक्सियोम मिशन 4, फॉल्कन 9 रॉकेट का नाम है जिससे वो पहुंचेंगे वहां तक। ठीक है, तीनों सवाल सुपर और जबरदस्त अपने आप में पेपर में पूछे जाएंगे, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अच्छा, बच्चा ना कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों आएंगे तो ना हो जाएगा। ये पर्यटक हैं, ठीक है, और ये कौन है, स्टेशन पर पहुंचेंगे, ये अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, वो स्टेशन की बात नहीं है भैया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आज का तीसरा सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? और यह भी चर्चा में चला है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, जिनको एडहॉक न्यायाधीश कहते हैं? अनुच्छेद 237A, अनुच्छेद 126A, अनुच्छेद 121A, अनुच्छेद 224A। क्या आंसर सही है बेटा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी। अभी चर्चा में चला है ये। ठीक है, मामला क्या है, मामला समझिए आप। देखिए, हेडिंग हम बना रहे हैं उच्च न्यायालय में। ये उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों इनको अंग्रेजी में कहते हैं एडहॉक, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। पहला सवाल यह है कि यह बात जो है भारतीय संविधान के किस भाग में आती है? तो भाग नंबर 6 में आती है। और अनुच्छेद कौन से में आएगी? तो वो है 224A। आर्टिकल 224A में तदर्थ न्यायाधीशों की बात है हाईकोर्ट में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहला सवाल यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगा, राष्ट्रपति की सलाह पर। पहले वो राष्ट्रपति से क्या करेगा? परामर्श लेगा। तो राष्ट्रपति की सलाह पर। दूसरा सवाल यह है कि तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या के मामले में कह रहे हैं कुल न्यायाधीशों के 10% से अधिक नहीं। मतलब ऐसा मान लो अगर किसी राज्य के हाईकोर्ट में 40 जज हैं तो 40 जज का 10% करोगे तो 4 जज। अधिकतम कितने एडहॉक न्यायाधीश रखे जा सकते हैं? किसी भी उच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? कुल न्यायाधीशों के 10% के से ज्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि देखिए उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में रखा जा सकता है जो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है अभी का। ठीक है, तो याद ये रखेंगे। यहां से देखिए
ये रखेंगे याद भैया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। इसका मामला यह है, देखिए, जो रिटायर जज होते हैं ना, उन्हें एडहॉक के रूप में अगर नियुक्त करा जाएगा हाई कोर्ट में, तो उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने जो अब तक देखा है चीजों को, उससे जो है ना प्रक्रियाएं एक बेहतर, मजबूत और पारदर्शी होंगी। आपको पता है कि आप अभी नए नए ड्राइवर हुए हैं मान लीजिए, और अगर कोई सीनियर ड्राइवर जो रिटायर हो गए हैं, एजेड हो गए हैं, उन्हें अपने पास बिठा के लेकर जाओगे तो उनसे आपको तजुर्बा सीखने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो याद रखना है कि उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 अनुच्छेद 224 ए में आती है। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। इनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कुल न्यायाधीशों का 10% से अधिक नहीं हो सकती, इससे कम होगी। ठीक है। और एक अंतिम बात आपको याद रखनी है कि तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रखे जाएंगे जो रिटायर हो गए हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद में एडहॉक न्यायाधीश के पद पर काम करेगा तो उसको वेतन, शक्तियां वही प्राप्त होंगी जो एक न्यायाधीश को होती है। ठीक है। तो यहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसएससी खास तरीके से सवाल बना के लेकर जाएगी यहां से, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि सवाल किधर से किधर को टर्न हो गया। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा संभल कर और अच्छे से देख के जाएं। आपको लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, लेकिन कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि समझने लायक हैं। कह रहे हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां होता है? विजय चौक, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। देखिए, अब बीटिंग रिट्रीट का आयोजन कहां होता है? बीटिंग रिट्रीट का आयोजन कहां होता है? तो देखिए, इसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट, बीटिंग रिट्रीट। एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा कि गणतंत्र दिवस की शुरुआत हो जाती है 23 जनवरी से, और 23 जनवरी जब से हम जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाते हैं 23 जनवरी से। और ये पता है गणतंत्र दिवस का समारोह कब तक चलता है? 26 जनवरी तो पीक है, ये चलता है 29 जनवरी तक। और 29 जनवरी को जो तीनों सेनाएं हैं वो अपनी बैरक में लौटने का संकेत देती हैं, बैरक में वापस जाने का संकेत बीटिंग रिट्रीट है। और ये विजय चौक पर हर साल होता है, और ये होता है 29 जनवरी को। तो 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की शुरुआत पराक्रम दिवस से होती है और गणतंत्र दिवस का समापन बीटिंग रिट्रीट से होता है। पहली बार बीटिंग रिट्रीट को 1950 में आयोजित करा गया था। अब तक 2 बार बीटिंग रिट्रीट नहीं हुई है, और पिछले 2 साल पहले एसएससी ने यहीं से सवाल उठाया था, बिल्कुल सेम सवाल जो मैंने लिखा है, इसी प्रकार का सवाल। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, बीटिंग रिट्रीट में क्या है, तो इसमें तीनों सेनाएं, इसमें तीनों सेनाओं के बैंड, तीनों सेनाओं के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। पारंपरिक
धुन के साथ मार्च करते हैं। यह सेना के बैरक वापसी का प्रतीक है। यह सेना के बैरक वापसी का प्रतीक है। बीटिंग रिट्रीट कब से शुरू हुआ था? देखिए, कब से शुरू हुआ था बीटिंग रिट्रीट का मामला? 1950 से। इसका आयोजन कहां होता है बीटिंग रिट्रीट का? तो बेटा इसका आयोजन होता है 29 जनवरी को। और कहां होता है? विजय चौक। विजय चौक कहां है? दिल्ली में। ये जरूर याद रखें, विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता हर साल 29 जनवरी को। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट का आयोजन होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो गणतंत्र दिवस है, देखिए गणतंत्र दिवस समारोह, भाई पूरा का पूरा एक समारोह है। ये कब से शुरू होता, कोई बताएगा मुझे? ये शुरू कब से होता है? तो 23 जनवरी से। और 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस किसका बर्थडे भैया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और गणतंत्र दिवस की समाप्ति कब होती है? बोलो। समाप्ति होती है 29 जनवरी को। और 29 जनवरी का जो अंतिम फेस्टिवल है वो क्या है? बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट। तो याद रखो, गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो शुरू किससे होता है? पराक्रम दिवस से 23 जनवरी को। समाप्त किससे होता है? बीटिंग रिट्रीट से। कब? 29 जनवरी को। बीटिंग रिट्रीट का आयोजन कहां होता है? विजय चौक पर। हर साल होता है कब? 29 जनवरी। इसका मतलब गणतंत्र दिवस समारोह कब से कब तक चलता है? 23 जनवरी से 29 जनवरी तक। ठीक है, कभी कहते हो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम। यह गणतंत्र दिवस समारोह फेस्टिवल 23 जनवरी से 29 जनवरी तक। देखिए, अब तक दो बार बीटिंग रिट्रीट का आयोजन नहीं हुआ है। 1950 से 2025 तक दो बार मौके ऐसे आए हैं। एक आया था सन 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था, और दूसरा था 2009 में जब राष्ट्रपति वेंकट रमन की डेथ हुई थी। तो 2001 में यह समारोह नहीं हुआ क्योंकि गुजरात में भूकंप आया था। और दूसरा 2009 में इसका आयोजन नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्रपति वेंकट रमन की मृत्यु हुई थी। तो कभी कभी सवाल ये पूछ लेंगे कि गणतंत्र दिवस समारोह का आगाज किससे होता है? गणतंत्र दिवस समारोह का आगाज कब से होता है? तो 23 जनवरी को। और किस त्योहार से होता है? बोलो, किस त्योहार से होता है? पराक्रम दिवस से। और गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किससे होता है? बीटिंग रिट्रीट से होता है। ठीक है, और बीटिंग रिट्रीट का आयोजन हर साल कहां होता है? विजय चौक पर, दिल्ली में। कब मनाया जाता है इसको? तो सेनाएं जो है अपने बैरक में वापस चली जाती हैं। सेनाएं बैरक में वापस चली जाती हैं। एसएससी के दृष्टिकोण से
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं, कई बार एसएससी ने इस टॉपिक पर चर्चा करी है, तो तमाम एग्जामों में आया है, एसएससी हो या तमाम एग्जाम हो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से। चलिए आज का पांचवा और आखिरी सवाल, 5 ही सवाल करने होते हैं हमें। ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? 7वीं बार, वो 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के बने हैं? 4 ऑप्शन है, बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन, नाइजीरिया। तो कहां के हैं वो 7वीं बार बने हैं? तो वो बने हैं बेलारूस के। तो एक देश है, नाम है उसका बेटा बेलारूस। आप सब बच्चों को पता होगा बेलारूस के बारे में। बेलारूस की राजधानी किसी को पता है? राजधानी क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की मुद्रा कोई बताएगा? मुद्रा जो रूस की मुद्रा है, रूबल, तो यहां है बेलारूसी रूबल, वहां चलता रशियन रूबल। ठीक है। बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी नाम मैंने बताया है, उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और ये 7वीं बार बने हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एससीओ का देखिए 10वां देश जो अभी 2024 में बना था वो कौन सा था? संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश। तो एससीओ का, ये भी करंट का सवाल है, संघाई सहयोग संगठन का एससीओ का 10वां सदस्य देश, एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना? तो बेलारूस। कौन सा भैया? बेलारूस। सब सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भैया? 5 पूरे हो गए। अच्छी जानकारी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।